Now we'll be starting with tax deduction at source and tax collection at source. TDS और TCS के प्रोविजंस हम डिस्कस कर रहे हैं. TDS और TCS के प्रोविजंस वी आर डिस्कसिंग. ठीक है. अब देखो बेसिकली TDS क्या है. ये GST में है भैया. जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल जो एजेंसीज हैं, ठीक है, ऐसे ही नोटिफाइड जो पर्सन्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं. किसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं सप्लायर्स को. अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जहाँ एक्सीड कर रही है किससे? 2.5 लाख रुपए से. 2.5 लाख रुपए से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड कर रही है, जिसमें टैक्सेबल सप्लाईज आ रही है. जिसमें क्या आ रही है? टैक्सेबल सप्लाईज आ रही है. तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट वालों ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया. टैक्सेबल वैल्यूज आ रही है 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की. अभी सप्लायर क्या करेगा? गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करेगा इनको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को. तो ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एट अ टाइम ऑफ पेमेंट, या crediting the account of the payee, क्या करेगी? टैक्स डिडक्ट करेगी एट सोर्स एट स्पेसिफाइड रेट्स. TDS करेंगे एट स्पेसिफाइड रेट्स. 1% CGST है, 1% SGST है, या 2% क्या है? IGST. इसी हिसाब से अगर कोई सप्लायर्स हैं, ये बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या कर रहे हैं? गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं. सप्लायर्स जो हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुड्स और सर्विसेज क्या है? सप्लाई कर रहे हैं. बेसिकली जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर देयर, ECO जो है, दे आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स एट रेट ऑफ 1%. इसमें 0.5% क्या है? CGST का एलिमेंट है, और 0.5% क्या है? SGST का एलिमेंट है. TCS किया जाएगा नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज. ठीक है. अब देखिए हम यहाँ जो डिस्कशन कर रहे हैं, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के रिलेशन में, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के रिलेशन में अपन पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर TCS के प्रोविजंस डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या है? TDS के प्रोविजंस डिस्कस करेंगे. वैसे अपन ने चार्ज में भी पढ़ा था. तो देखिए व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मींस. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मींस क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल नेटवर्क या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मींस क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग क्या? डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क. जो पर्सन
ये गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। एक तो सप्लायर हो गया, वो अपने आप को रजिस्टर कराएगा। बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपके बुक्स के अंदर जीरो इन्फिनी हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, मेक माई डिलीवरी हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हो गए। ये बेसिकली क्या करते हैं, दे ओन, ऑपरेट या मैनेजेस। ये ओन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। दे ओन, ऑपरेट एंड मैनेज डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो यहाँ पे बात सबसे पहले आती है जो ई कॉमर्स की टैक्सेबिलिटी है एंड रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, सबसे पहले सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करें, सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करें तो यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर इज देयर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, कब टीसीएस करेगा वो, जब उसके माध्यम से माल बिक रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से माल बिक रहा है और वो क्या कर रहा है, कलेक्शन भी कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तब उसको टीसीएस करना मैंडेटरी हो जाता है। और जब टीसीएस मैंडेटरी हो जाता है तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, और टीसीएस उसको करना पड़ेगा एट रेट ऑफ 1%। और जो टीसीएस वो करेगा, जो टीसीएस वो करेगा वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट कराएगा, अपना जीएसटीआर 8 स्टेटमेंट फर्निश करेगा, और ये जो टीसीएस का अमाउंट है, ये टीसीएस का अमाउंट है, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जो सप्लायर है उसमें ये अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ सप्लायर के अंदर ये अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर is if they are engaged in supply of goods, they are mandatorily required to obtain registration and they are required to collect tax at source. अब आती है बात क्या, in case of supply of goods, supplier supplying goods through e-commerce operators। अब अपन ने देखा है कि जो 1 अक्टूबर से जो अनरजिस्टर्ड पर्सन्स हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन्स हैं, वो पैन दे के, पैन डिक्लेयर करके उनको कॉमन पोर्टल पे उनको क्या है, यूनिक एनरोलमेंट आईडी मिलता है। सो हियर बेसिकली unregistered persons are there, they have to declare the PAN on the common portal, they can also make supplies through e-commerce operators। वो कॉमन पोर्टल पे अपने पैन को डिक्लेयर करेंगे, उनको क्या मिलेगा, यूनिक एनरोलमेंट आईडी मिलेगा, यूनिक एनरोलमेंट आईडी मिलेगा, और फिर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को देंगे। पर ये ध्यान रखना है कि ये कोई इंटर स्टेट सप्लाई इफेक्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज नॉर्मली अगर सप्लायर ऑफ गुड्स है, नॉर्मली सप्लायर ऑफ गुड्स है तो उसको क्या है, मैंडेटरली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, पर अब अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सप्लाई कर सकते हैं। परंतु फंडामेंटली आपको ध्यान रखना है कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा हो गया तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट है। अब जब ई कॉमर्स ऑपरेटर अनरजिस्टर्ड पर्सन का माल बेचेगा, ईसीओ क्या करेगा, अनरजिस्टर्ड डीलर्स का माल बेचेगा, तो उस केस के अंदर कोई टीसीएस नहीं किया जाएगा। इसी हिसाब से जो अभी आपने कंपोजिशन स्कीम के अंदर भी अब क्या हो गया, 1 अक्टूबर से कंपोजिशन स्कीम के जो सप्लायर्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पर वहाँ टीसीएस विल बी मेड। और यहाँ भी ई कंपोजिशन सप्लायर कैन नॉट मेक एनी इंटरस्टेट सप्लाई। सो बेसिकली द सप्लायर सप्लाइंग गुड्स थ्रू ईसीओ, they are required to obtain compulsory registration except aggregate turnover of intra-state supplier in preceding financial year or current financial year does not exceed the threshold limit। और जो टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उन्होंने जो टीसीएस किया होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा इन सप्लायर्स को। कौन से, जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं उनको। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर नोटिफाइड सर्विसेज है, कौन सी नोटिफाइड सर्विसेज है, 9(5) के अंदर जो नोटिफाइड सर्विसेज है उसके अंदर जो ए, डी और ई जो नीचे आगे पढ़ेंगे अपन, यानी जहाँ पे बी और सी में कौन सी आ रही है, एक तो आ रही है आपके जो
एकोमोडेशन की सर्विसेज इन होटल, एकोमोडेशन एक हाउसकीपिंग, ये तो बी और सी में आएगी। बाकी सब 9(5) में जो चार्ज में अपन ने पढ़ी थी उसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इज लायबल टू पे द टैक्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे द टैक्स। जैसे इसके अंदर आ गई आपके रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, फूड एग्रीगेटर्स हो गए, जैसे जो आपके जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, और एक आपके ओला उबेर वगैरह हो गए, और ओमनी बस की रेंटिंग हो रही है, ओमनी बस की रेंटिंग हो रही है। तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर ये माना जाएगा कि सप्लायर होगा, ही विल बी लायबल टू पे द टैक्स, एंड सप्लायर इज बेसिकली व्हाट एंटाइटल्ड टू थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रुपीज व्हाट, सप्लायर इज एंटाइटल्ड फॉर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रुपीज से 20 lakhs और से 10 lakhs, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs और 10 lakhs रजिस्ट्रेशन के लिए उसको बेनिफिट मिल जाएगा। जहां अदर सर्विसेज हैं, जहां ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी लायबल, कौन सी हो गई वो, जो आपके होटल वाली बात हो गई और हाउस कीपिंग वाली बात हो गई, इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू पे टैक्स ऑन सच सर्विसेज ओनली व्हेन पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी अगर उनका होटल वालों का या जो हाउस कीपिंग सर्विसेज में थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है उनका टर्नओवर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख से ज़्यादा है तो सप्लायर विल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड एंड सप्लायर विल बी लायबल टू पे द टैक्स। अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज, अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सप्लाई की जा रही है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ही विल बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। बट अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टैक्स एट सोर्स। इसी हिसाब से सप्लायर सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लायर सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उनको थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा, एंड दे कैन टेक अगर क्रेडिट ऑफ व्हाट द TCS इफ इट हैज बीन डन बाय द दिस इंस्टीट्यूट, दिस ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। अपन ने बोला था कि ये सेक्शन 9(5) के अंदर नोटिफाइड सर्विसेज है, ये सेक्शन 9(5) के अंदर क्या है, नोटिफाइड सर्विसेज है। नॉर्मली जहां ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स, कौन सी हो गई, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी हो गया, मोटर कैब हो गया, मैक्सी कैब हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, और एनी मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस। और एक हो गया सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय ओमनी बस। अगर ओमनी बस वहाँ भी समझाया था मैंने आपको, ओमनी बस ओनर कौन है, इसका कंपनी है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रही है, तो कंपनी विल बी लायबल टू पे द टैक्स। तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर विल नॉट बी लायबल, कंपनी विल बी लायबल टू पे द टैक्स, कंपनी पे करेगी टैक्स। उसके अलावा एकोमोडेशन ऑफ होटल की सर्विस हो गई, इन हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, क्लब कैंप साइट हो गया। अगर इनका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख और 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, या हाउस कीपिंग की सर्विसेज हो गई जहाँ एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख और 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, जैसे कारपेंटर, प्लम्बर एक्सेट्रा, इन केसेस में क्या हो जाएगा, इन केसेस के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी लायबल टू पे द टैक्स। रेस्टोरेंट सर्विस में फूड एग्रीगेटर्स जो हो गए आपके, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, दे विल बी रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। पर अगर बेसिकली ये रेस्टोरेंट की सर्विसेज अगर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में दी जाती है, ठीक है, तो फिर क्या, जो रेस्टोरेंट ओनर है उनको टैक्स देना पड़ेगा। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस उन होटल्स की हो गई जहां डिक्लेयर्ड टैरिफ, जहां डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ यूनिट अकोमोडेशन, ऑफ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन कितनी है, ये आ रही है। नाउ हियर basically this has been provided. Now we come to what tax collection at source. स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का मतलब जहाँ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन 7500 रुपये पर डे से ज़्यादा है ना, बड़े होटल्स हो गए, तो वहाँ पे तो ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज ई कॉमर्स ऑपरेटर जो स्विगी और जोमेटो वगैरह हैं उनको TCS करना, मतलब उनको बेसिकली टैक्स पे करना होगा। और जहाँ 9(5) की सर्विसेज हैं वहाँ तो बेसिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही टैक्स पे करना है, वहाँ TCS के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। अदरवाइज सेक्शन 52 के अंदर क्या है, TCS के प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं,
कौन है पर्सन लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स? इट इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है? नील इज द थ्रेशोल्ड लिमिट। व्हाट इज द रेट ऑफ कलेक्शन? CGST है 0.5% और SGST है क्या 0.5% और IGST है क्या 1%। ठीक है, किस वैल्यू पे होगा? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, यानी जो भी आपके टैक्सेबल सप्लाई इफेक्ट हुई है उसमें से कोई रिटर्न्स हो गई हैं उनकी क्या है वैल्यू लेस कर दो, उस पर TCS होगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई पे कोई TCS नहीं होगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई पे कोई TCS नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई TCS क्या करोगे जब टैक्स ही नहीं है तो। देन व्हेन द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी collection is to be required to be made during the month in which supply was made, during the month in which supply was say made, and due date of payment of TCS क्या रहेगी 10th of the next month। जो e-commerce operators हैं they are required to furnish a monthly statement in form GSTR 8 by 10th of the next month। ये जब TCS का स्टेटमेंट फर्निश कर देंगे तो जिन जिन रजिस्टर्ड सप्लायर्स के को इसका मिल जाएगा क्रेडिट जिनका TCS हुआ है आफ्टर ड्यू वैलिडेशन। मैक्सिमम लिमिट ये क्रेडिट का मिलता है ई कैश लेजर में मिलता है, ये क्रेडिट का मिलता है ई कैश लेजर में मिलता है। एंड मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या हो जाएगी फॉर फर्निशिंग GSTR 8 स्टेटमेंट? ये रहेगी 3 साल। ठीक है, मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 साल रहेगी। What is basically the net value of taxable supplies? जो भी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से की गई है उसमें से घटा दो जो रिटर्न्स की हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर ने। से 25 लाख का माल बेचा और 2.5 लाख रुपए का रिटर्न हो गया, 2.5 लाख का क्या हो गया रिटर्न हो गया, तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या हो गई 22,50,000 रुपये हो गई। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या हो गई 22,50,000 रुपये हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहां पे आती है हमारे पास TDS की बात। अब आती है हमारे पास क्या TDS की बात। कौन है पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है। लोकल अथॉरिटीज आर द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। गवर्नमेंटल एजेंसी हो गई, और जो नोटिफाइड पर्सन है वो हो गए। नोटिफाइड पर्सन के अंदर एक तो PSUs हो गए और एक गवर्नमेंट एंटिटीज़ हो गई जो एस्टेब्लिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा। ठीक है, जहाँ गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन 51% और मोर से ज़्यादा होती है। अब ये ध्यान में रखना है कि अगर इनके बीच में अगर इंटर से सप्लाई होती है, इनके बीच में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, गवर्नमेंट टू लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंटल एजेंसीज या नोटिफाइड पर्सन, तो इनके बीच में अगर सप्लाईज होती है या एक PSU से दूसरे PSU के बीच में सप्लाई होती है, देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स रिडक्शन एट सोर्स। तो एक तो जहाँ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं हो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो टैक्सेबल वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट टैक्सेबल वैल्यू। एक एग्जेम्प्ट सप्लाई में कोई TDS नहीं होता, एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर कोई TDS नहीं होता। इनके बीच में अगर है सप्लाई तो TDS नहीं होता। अब देखो एक चीज दे रखी है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये स्टेट A में, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट A में है, और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट स्टेट B में है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट स्टेट B में है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे TDS क्या है नहीं होगा। इन दिस केस टैक्स विल व्हाट नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। उस केस के अंदर TDS नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे TDS नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे TDS नहीं होगा। अब आगे बढ़ें।